सो मनु, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और उससे भी ज्यादा थैंक यू मैम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो मुझे पता है कि हम लोग इंटरव्यू के समय पे भी मिले, उससे पहले भी हम लोग मिले, और मनु के पास हमेशा से वो जिसे कहते हैं कि कैलिबर हमेशा से था। यस मैम। लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी बातचीत करें जिससे जो मदर्स हैं, जो ये जानना चाहती हैं कि हम अपने बच्चे को इतना अच्छा बच्चा कैसे बनाए, एक सक्सेसफुल बच्चा कैसे बनाए, है ना, तो वो भी आपसे कुछ सीखे। तो आप सबसे पहले अपनी स्टोरी बताइए। हाँ मैम, जब हम मन्नू स्कूल में था तो हम लोगों का दोनों का जो मन्नू की जो पढ़ाई है उसका फ्लो इतना अच्छा चल रहा था कि हर क्लास में टॉप कर रहा था। आफ्टर 9th जब मन्नू को ऐसे लगा कि मेरे को वर्ड्स जो मैं राइटिंग पर कर रहा हूँ वो लाइन के ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इस तरह से वैसे ही हो रहा होगा, कोई वजह से हो रहा होगा, जुकाम की वजह से ऐसे। लेकिन जब स्कूल में मेरे पास में कॉल आया प्रिंसिपल फादर, जब ये सेंट जेवियर्स स्कूल में था, तो उन्होंने बोला कि मन्नू को कर्सर भी नहीं दिख रहा है जब इसके आईपी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो उस टाइम पे मैं शॉक में चली गई। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तुरंत उसी टाइम पे गई स्कूल में और मैंने जब बात करी प्रिंसिपल सर से कि सर क्या है, तो बोले आप एक बार देखिए। तो वास्तव में मैंने देखा तो कर्सर नहीं दिख रहा है इसको। तो उन्होंने बोला एक बार चेकअप करवा लो आप आइज़ का इनका। तो चेकअप करवाया, एम्स में भी आई, गंगाराम हॉस्पिटल में आई। उन्होंने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, रेटिना पिगमेंटोसा है, मैकुलर डिजेनरेशन है, हेरिडिटी है ये जो तकलीफ है इसकी। तो जब मैं घर आई मैं सोच में पड़ी हुई थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये पोजीशन तो ऐसे आ गई कि ये टॉप कर रहा था, वो तो अलग बात है। ऐसे लग रहा है कि सेंट जेवियर्स स्कूल में जो है था कि प्रिंसिपल निकाल नहीं दे इसको, कि हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे इसको। तो मैंने बोला इसकी पढ़ाई आगे कैसे रन होगी, जो अभी स्थिति है वो तो रहनी चाहिए इसकी। एट लास्ट टीचर्स और इनका सबका कोऑर्डिनेशन और मेरी तरफ इतना वो था, उन्होंने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, मन्नू बहुत ऊंचाई तक जाएगा, हम लोग सब साथ हैं, इसी स्कूल में मन्नू रहेगा, आप कंटिन्यूस हम लोगों से आते रहना है यहाँ पर नोट्स के लिए, और मन्नू देखना है यहाँ पर फिर से टॉप करेगा। 9th and 10th मन्नू ने टॉप किया स्कूल में, बोर्ड में दोबारा से। उसके बाद में 11th में सब्जेक्ट चूज़ की आई, तो कंप्यूटर साइंस प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें मेरे को डिफ़िकल्टीज आ रही थी, क्या सब्जेक्ट दिलाऊँ इसको। इसने बोला कंप्यूटर साइंस लूँगा मैंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप ले ले, ईजी रहेगा, डिक्टेट मैं करूँगी और तू आराम से करेगा। इसने बोला कंप्यूटर साइंस लेनी है, तो टीचर्स ने बोला कि इसको लेने दो, जो भी है देखेंगे अपन। अब जब मैं कंप्यूटर साइंस मेरे टाइम पे नहीं था, मैं सोची अब मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ कंप्यूटर साइंस, मेरे लिए डिफ़िकल्टीज आने लगी। तो जब मैं बोर्ड लेके आई बड़ा, और जब मन्नू को पढ़ाने लगी कंप्यूटर साइंस में, तो मैं बोल रही हूँ एस्टर इसको बोल रहे हो इनटू या स्टार। तो इसने मेरे को बोला नहीं इसको ये नहीं बोलते हैं। तो मैं बोला तू पहले मेरे को पढ़ा दे कि इसको क्या वर्ड्स बोलते हैं, क्या है इसमें हैश और जो भी है। फिर इसने मेरे को सिखाया। लास्ट में इसके 12th में बोर्ड के अंदर कंप्यूटर साइंस में 100/100 आए और सर्टिफिकेट मिला बोर्ड से इसको। वेरी नाइस। इन सबसे ही आगे इसको हिंदू कॉलेज मिला, हिंदू कॉलेज मिला। People dream about that college. अब मैंने बोला मैं अगर दिल्ली शिफ्ट होती हूँ तो बड़ी डिफिकल्टी से, मैं तो ज़िंदगी में कभी निकली ही नहीं घर से बाहर। इसे बोला तो मेरा तो मार्क्स लाना बेकार ही रहा। नहीं, मैंने बोला नहीं, हिंदू कॉलेज, ड्यू तो बहुत ऊंचा है, इसमें तो पढ़ाना भी चाहिए। अब दो चैलेंजेस आ गए मेरे सामने। इसके साथ जाऊँ, इसकी लाइफ बनानी है, आइज़ भी वही है, आइज़ मैं भी हूँ, इसकी पढ़ाई ही आइज़ है। फैमिली का सपोर्ट इतना रहा, फैमिली मेंबर्स ये सब बोले कि तू चिंता मत कर, तू जा, एक गॉड पावर है तेरे साथ में, वो हेल्प करेगी, हम लोग भी है, और चारों तरफ से जो मोटिवेशन तेरे को मिलेगा सराउंडिंग्स में, स्कूल में मिला है तो आगे मिलेगा, तू जैसे है तेरे को आगे और सब मिलेंगे। इस तरह से हिंदू कॉलेज में मन्नू का जो मैंने कैलिबर देखा, उसमें पूरे 3 साल में 2nd रैंक लेके आए BA प्रोग्राम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब इतने मन खुश था इसको देखते। मैं बोला ये तो और आगे जा सकता है, ये बच्चा यहाँ तक इतना अच्छा कर रहा है। और इसके बीच में जब ये कोरोना आया तो इसे सर्टिफिकेट्स इतने सारे इकट्ठे कर लिए, डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स और स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स की 150-200 थे। तो मैं इतनी खुश थी, जब मनु यूपीएससी में जाएगा, इंटरव्यू में जाएगा, तो ये सब लेके मैं जाऊँगी खुशी खुशी। और जब डेफ भरेंगे तो इतना सारा देख के, तो मैंने बोला तेरे खूब अच्छे परसेंटेज आएंगे वहाँ पर।
इस तरह से मतलब ये सब भी रहा। दो चैलेंजेस साथ में रहे, पढ़ाई एंड यूपीएससी की पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। अच्छा, यूपीएससी आप इसने ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर लिया था? सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दी थी मैंने इसकी। सच? तो हम लोगों का क्लैश बहुत कर रहा था यूपीएससी की पढ़ाई और ये पढ़ाई तो बहुत क्लैश करी है पूरे जीवन में जब से इसका ये है। फिर उसके बाद जेएनयू, इसने बोला मैं मास्टर्स करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जब जेएनयू में एडमिशन हो गया, जेएनयू में मास्टर्स में यहाँ पर एडमिशन हो गया, तो मैंने बोला मन्नू प्लीज सना 2 साल की बात है, तू है ना प्लीज एडमिशन हो गया तेरा, तू यहाँ पर मास्टर्स कर ले। तो बोले मैं पीछे से यही सुनता आ रहा हूँ कि बस यही कर ले, ये तो एंड ही नहीं हो रहा। यूपीएससी की पढ़ाई भी करनी है मेरे को, ये बहुत हार्ड है। और सेकंड ईयर से वो स्टार्ट कर दी थी इसने। फिर उसके बाद में जर्नी हम लोग की रही, तो मास्टर्स में हम लोग को अब यूपीएससी की पढ़ाई भी करनी है और इधर से एमए भी करना है। क्योंकि एमए के अंदर भी मार्क्स को मेंटेन रखना है जो केजी से करता हुआ आ रहा है, मतलब कि उसमें भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद यूपीएससी की पढ़ाई भी करनी है। ऐसे सेमेस्टर्स वगैरह दिए इसने, कुछ पीडीएफ्स ली, कुछ मैंने डिक्टेट करी। मास्टर्स में इसने जेएनयू में टॉप किया वहाँ पर भी अपनी क्लास में 90 बच्चे थे। इसके बाद बच्चा एकदम यूजीसी नेट आया, तो मैं बोला मन्नू दे प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आया था, मैं दिल्ली में ही थी, फॉर्म भर दिया। उसमें उठक पटक बहुत हुई है यूजीसी नेट में इस बार, कभी कैंसिल हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो बोले मेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं बोला प्लीज़ दे देना कहने से। जैसे बोला मैं पढ़ूंगा कुछ नहीं, जो मेरी नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस की उसे मैं दे आऊँगा जाके। हम लोग देखे आया, बोले देखते हैं क्या होता है। जब रिजल्ट आया पता है वहाँ टॉप कर लिया वीआई के अंदर, सिलेक्शन हो गया। और भी तो ना जनरल में भी अच्छी वो आई और यहाँ पर जेएनयू में एडमिशन हो गया। अरे मतलब कि पीएचडी के अंदर अब आई एग्जाम आप बता रहे थे अभी। तो इधर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, इधर ये क्लियर हो गया, अब आई मेंस की बारी। मैं बोला मन्नू अब पिछली बार जो मेंस रहा था ना वो अपने लिए बहुत टिपिकल रहा है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग था और बहुत मतलब शॉक में आए थे अपन। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मेंस को, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज है हम लोग। मैंने बोला अपन ऐसे करते हैं, रात दिन आंसर राइटिंग करते हैं, जो भी है टॉपर्स की कॉपीज है, तो जो बोलेगा शॉर्ट नोट्स है मैं तेरे साथ हूँ, अपन रात दिन इसमें लगते हैं। ये चीज़ हो गई इधर। तो ऐसे हुआ आगे लॉन्ग रन में कि मेंस क्लियर हो गया इसका। तो मैं बोला चलो इंटरव्यू कॉल तो आ गई अपने पास में, यही इंपॉर्टेंट था। अब इंटरव्यू मन्नू आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ के इंटरव्यू और पीएचडी के इंटरव्यू दोनों क्लैश कर रहे हैं, और सर्दी का मौसम, कड़ाके की सर्दी। इसे बोला मेरा सुबह शाम तो ये इंटरव्यू है, इधर से मॉक टेस्ट भी चल रहा है, कैसे हैंडल करूँ? ये तो बहुत परेशान कर रही है, उधर से एकेडमिक्स। मैं बोला प्लीज मन्नू थोड़े से दिन की बात है ये, बस ये आ गए। फिर कोने में आ गए, नदी में अपन डूबते हुए आ रहे हैं किताबों के साथ में, और कोने में आ गए, बस अपना वो किनारा आ गया, अपन में मिलने वाली है सीट। ऐसे करके पीएचडी में एनरोल हो गए हम लोग। और उसका प्रोसेस भी इतना लंबा होता है एडमिशन का कि सुबह से शाम हो गई। मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक काम करो, आप इतना प्रोसेस ले लो जितनी आपकी ज़रूरत है, आगे मैं मन्नू को इंटरव्यू दिलवा के फिर वापस आऊँगी यहाँ पर। मैंने वहाँ पर हैंडल कर दिया। यहाँ पर मैंने ये मॉक टेस्ट के बाद में रियल टेस्ट दिलवाया मन्नू को। जैसे बोला मेरा अच्छा हो गया, बढ़िया हुआ है मेरा, उधर वो भी पूरा कंप्लीट करा प्रोसेस। एट लास्ट जब 22 को हम लोगों को ये रिजल्ट आया मन्नू का यूपीएससी का, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मन्नू की जैसे आइज़ गई थी ना, वापस आइज़ लौट के आई है, और इतनी खुश थी। मैं बोला वो जो डार्क गेम में अपन थे और पुश कर रहे थे सब जने अपन को इस जर्नी से, उसमें से निकल के आए हैं अपन। और वो स्ट्रगल वाला केक था बहुत, जब से मतलब 10-12 साल की जर्नी रही है हम लोग ये। इट हैज़ बीन सच में। पर आपने बहुत कंसिस्टेंटली जिसे कहते हैं बच्चे का साथ दिया। आज भी मैं जेएनयू से आ रही हूँ डायरेक्ट वही थी मैं। आप ये बताओ कि एज ए मदर आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत देखो, एक ना हार्ड वर्क तो बच्चे को करना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी करना चाहिए। उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए बच्चों को कि एक अटेम्प्ट नहीं हुआ या परसेंटेज डाउन है, तुम्हारे ग्रेजुएशन में डाउन है। जरूरी है कुछ भी कंडीशन रही होगी कि वो नहीं पढ़ पाया, या क्या पता वो आंसर किसके पास गए हैं, उन्होंने कैसे चेकिंग करी है। उनको ये बोलना चाहिए हम लोग साथ हैं, तुम लोग अच्छे एफर्ट से पढ़ो और तुम्हारे अच्छा रिजल्ट आएगा। वो सोचते हैं इनपुट और आउटपुट को ऐसे क्लैश करते हैं कि ना मिलता जाए और हम डाले कुछ नहीं है उसके अंदर। जो पैसा लग गया बस वो लग गया, हम उसको बच्चे को वापस पुश करके पीछे ले आए, या शादी कर दें या बिजनेस में डाल दें, कुछ भी कर दें। तो वो नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। आज नहीं कल जरूर तुम लोग क्रैक करोगे, कुछ भी कोई सा भी एग्जाम हो। जैसे मन्नू ने किया है, सारे एग्जाम क्रैक कर रहे थे, मीन्स नहीं करा, तो हम लोगों के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ थी कि अब तक तो सारे क्रैक हुए थे,
हाँ पूरे जितने भी एग्जाम दिलवाए हैं, ये मेंस ही कैसा हुआ, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है यूपीएससी, ऐसा लगा एक बार तो। लेकिन मैंने बोला नहीं, अपन हार्ड वर्क करेंगे, यूपीएससी के लोग मंजूर नहीं करेंगे अपन को, यूपीएससी मंजूर नहीं करेगी, लेकिन ऊपर जो गॉड पावर है तेरे टेबल पे उतर के आएंगे और तेरे को सीट प्रोवाइड करवाएंगे। इतना तो मेरे को लग रहा है ऐसे, और ऐसा ही हुआ। क्या पता वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, एक नंबर से भी हम लोग आगे पीछे हो जाते तो आउट हो जाते। लेकिन ये गॉड की सीट है, गॉड की पावर है। जब हम लोगों ने मेहनत करी, मन्नू ने मेहनत करी, फैमिली ने मेहनत करी, और सब सराउंडिंग से जो ब्लेसिंग्स मिली, तो ये सीट मिली है। तो मैं बोलूँगी ये गॉड की सीट है। मैं तो ये बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, बट इससे दिखता है कि आप कितने पॉजिटिव सोचते हो। तो पेरेंट्स, बच्चे हैं, इन लोगों को ये डीमोटिवेट नहीं हो के आगे बढ़ना चाहिए। उनको पीछे की तरफ मत देखो, हम लोगों के साथ में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये नहीं। उनके साथ में बैठो, थोड़ी देर बातचीत भी करो। ये नहीं है नौकरी के पीछे भग रहे हो, बच्चों को देख नहीं रहे हो। उनको संभालना जरूरी है आगे उनकी प्रोग्रेस के लिए। आपकी प्रोग्रेस तो हो गई, मेरी प्रोग्रेस तो हो गई थी, मैं अपनी प्रोग्रेस के लिए देखती तो मतलब सामने बच्चे की प्रोग्रेस देखो कि उनकी लाइफ ज़्यादा है। अपनी लाइफ तो कितनी अपन तो जी लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। और अभी मन्नू बता रहा था कि ये तो चाह रहा है कि यूपीएससी से रिलैक्सेशन मिल जाए तो मम्मी को एग्जाम दिला दे। क्योंकि मम्मी ऑलरेडी इतना पढ़ चुकी है मन्नू के साथ, इतनी आंसर राइटिंग कर चुकी है कि मन्नू को लग रहा है शायद अच्छी रैंक मम्मी की आ जाएगी, मन्नू से भी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो पहले तो इस जर्नी के बारे में बताओ कि मम्मी ने इतनी प्रैक्टिस कैसे कर ली साथ साथ। मैम, मम्मी का तो स्टार्टिंग सपोर्ट था ही, जैसे उन्होंने बताया। बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आई मुझे, स्टार्टिंग में जब टेक्नोलॉजी भी नहीं पता थी, जब कुछ भी नहीं पता था रिसोर्सेज कैसे करूँगा, तब भी मम्मी का सपोर्ट था कि पूरे नोट्स पढ़ना या फिर बुक्स पढ़ना, एनसीईआरटीज़ पढ़ना, पूरे फुल डे पढ़ना सुबह से लेकर रात तक। तो मम्मी ऐसे पढ़ के आपको पढ़ा देती थी? हाँ, तो मतलब वो डिक्टेट करती थी, फिर मुझे वो सुनना होता था समझ के, फिर एग्जाम में उसको डिक्टेट करना होता था दोबारा से, ताकि वो एग्जाम में कोई लिख पाए। तो मैम ऐसे था, और आज तक भी, अभी भी सपोर्ट करी रही है मम्मी। नहीं, मम्मी तो सपोर्ट करे, पर ये बताओ कि अगर आप दोनों के बीच में कंपटीशन हो तो आपको क्या लगता है कि बियॉन्ड डाउट मम्मी। अरे अगर आप दोनों एग्जाम दो यूपीएससी का, तो तुम्हें क्या लगता है किसके ज्यादा मार्क्स आएंगे? मैम बियॉन्ड डाउट मम्मी कहेंगे। मुझे बस वो मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, एज कम थी, मम्मी की थोड़ी ज़्यादा हो गई बस। ये तो बोलता है कि शायद है ना, नाना ने ना अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन नहीं करवाई, इनकम्प्लीट थी पढ़ाई, वो अब पूरी हो रही है। और मैं भी मान रही थी, हो सकता है मैं अच्छी तो नहीं पढ़ी हूँ, इनकम्प्लीट है मेरी पढ़ाई, मैं पूरी करने जा रही हूँ। लेकिन इस जर्नी को हमने कोशिश टैकल करी, न कि इस बर्डन। यूपीएससी इज अ बर्डन। हमने सोचा नहीं, ये जर्नी बहुत अच्छी है, हंसते भी अपन को रास्ते में निकालना। इधर नहीं सोचा, उधर नहीं सोचा, सामने वाले का नहीं, किसी का नहीं सोचा हमने। अपने पे लगे रहे हम लोग की है ना, कुछ नहीं सोचना है अपन को, इसमें लगे रहना है, डूबे रहना है अंदर। तो चलो मैं आपसे पहले आपका ही टेस्ट लेती हूँ। तो बताओ कि पेपर 1 में क्या क्या आता है? पेपर 1 मेंस। पेपर 1 में कुछ भी, कोई भी जो सब्जेक्ट्स आपने जो भी इसको पढ़ाई है उसमें से आप मुझे बताएं कि क्या क्या चीजें, या फिर जैसे आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चा तो बता ही देगा, है ना? आप भी हमें आंसर राइटिंग तो ये है कि क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन है कोई भी, उसमें आप डिमांड्स उठाइए। ऐसे नहीं है उसका डायरेक्ट आपने आंसर स्टार्ट कर दिया। आप दिल्ली के बारे में कोई पूछ रहे हैं तो आप दिल्ली के बारे में तो कोई भी लिख देगा, एक भी जना, मैं कोई भी लिख दे रहा है। आप अपन सड़क पे से किसी से पूछेंगे, वो बोलेगा दिल्ली ऐसे है वैसे है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो मटेरियल जो ब्रॉड में है बहुत सारा, आपको उसको आप 3 लाइन में बताइए, शॉर्ट साइज करके एकदम, है ना। और उसको डिमांड को आप अंडरलाइन करते देखिए कि क्या क्या वो मांगते हुए आ रहे हैं, उसको आप डिस्कस करके लिखते हुए जाओ। वो और इंट्रोडक्शन क्या है, मिडिल क्या है, और एंडिंग क्या करनी है। Yes, उसके कीवर्ड्स आप ना अच्छे से लिख के और उसको पुट करोगे तो शायद अंडरलाइन भी करो। अरे वाह! मतलब जो कीवर्ड्स है ना, अंडरलाइन भी करते जाओ तो फोकस, क्योंकि वो पूरे आंसर्स नहीं पढ़ेंगे, लगता है इतनी सारी कॉपीज होती है ना, तो कीवर्ड्स पे फोकस जाएगा। उसको ब्रैकेट्स बनाना, एरो बनाना, मतलब ये सब कुछ करके तब कंप्लीट होगा आपका आंसर। और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए मेन तो। मतलब कि आपने सब कुछ कर दिया, राइटिंग अगर रबिश है ना तो मान के चलो 0 बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। ये तो मैंने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग रोल। मतलब इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए कि राइटिंग खराब है तो। बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग के भी मार्क्स हैं, क्योंकि सामने वाले को अगर नहीं पढ़ेगा, राइटिंग अच्छी होगी तो वो ना मजे से पढ़ेगा, वो उसको लगेगा वाह क्या कॉपी आई है मेरे पास में आज। ये तो है, बिल्कुल मैंने लाइफ में देखा है। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए,
ये इम्पोर्टेंट है। देखा, एकदम बढ़िया। आंटी आप तो गाइड भी कर सकते हो। तो चलो आप लोग भी बताओ क्या क्या सब बात करना चाह रहे थे मनु से कि भाई यार हम बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ इनफॉर्मल सेशन जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बातें पूछ सके। यस मनु, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि उन्हें बहुत सेल्फ डाउट होने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, इस तरीके का। और कभी कभी बर्नआउट भी होता है। तो उस टाइम पे आपको भी कभी ऐसा हुआ है, और उस टाइम आपने क्या ऐसा एक मेथड डेवलप करा कि आप उस सेल्फ डाउट से निकल पाए? सेल्फ डाउट पार्ट ऑफ जर्नी है। मतलब ये एग्जाम ही ऐसा है कि सेल्फ डाउट जिसको नहीं आ रहा है मतलब वो झूठ बोल रहा है। सेल्फ डाउट बार बार आता है, बार बार ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है कि इस बार टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं तो बहुत ही कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बहुत बार कम मार्क्स भी आते हैं, फिर ओवरऑल भी लगता है कि बहुत बड़ा मैमथ सिलेबस है। इवन जो मेरा रिजल्ट आया 22 अप्रैल को, उसके एक दिन पहले मुझे सेल्फ डाउट था कि मेरा लिस्ट में शायद नाम होगा या नहीं होगा। लास्ट टाइम मेंस में बहुत कम मार्क्स थे। तो बर्नआउट भी होता है बहुत बार कि तब लगता है कि इतना पढ़ लिया अब तो, कि कोई मूवी आई है, कोई वेब सीरीज़ नहीं आई है, वो देखता मैं, काश और लोग भी देख रहे हैं वो, या फिर और लोग जॉब कर रहे हैं, मैं तो अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ करी थी डिवाइस। मैं अपने कीप नोट्स ऐप में एक टू डू लिस्ट बना लेता था। तो कोई भी मूवी आई है, कोई भी वेब सीरीज़ आई जो मुझे उस टाइम पे देखने का मन है, मैं उसमें वो लिख लेता था टू डू लिस्ट में कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा क्लियर होगा तब मैं उस टू डू लिस्ट को खोलूँगा और उसमें से देखूँगा। जहाँ तक सेल्फ डाउट की बात है, इसको एक्सेप्ट करना फर्स्ट सोल्यूशन है। कि किसी भी चीज़ का सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। तो हम उसको पहले तो एक्सेप्ट करें कि सेल्फ डाउट आएगा, और कोई भी टॉपर होगा, कोई भी होगा, सबको सेल्फ डाउट एक टाइम पे आया होगा। तो उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर अगर अपन प्रोसेस पे ट्रस्ट करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, सबने वही फॉलो किया, कोई स्पेशल नहीं कर रहा, स्पेशली मैंने तो कुछ बहुत अलग नहीं किया जो और लोग करते हैं, वही सेम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी थी और उसी को ट्रू रहेंगे प्रोसेस को, तो एक दिन सोल्यूशन, एक दिन अपन को उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलेगा। थैंक यू। Firstly, many congratulations. Thank you. I would like to ask कि आपको सबसे toughest पेपर कौन सा लगा और आपने उसको टैकल कैसे किया? सबसे टफेस्ट सीसैट लगा मुझे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द मैथ्स पार्ट, और जो कपल ऑफ ईयर्स में जो इतना टफ बन गया है वो, उसको टैकल करने के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं फोकस करूँ। पिछले 5 ईयर्स के पेपर मैंने ढंग से सॉल्व करे, और उससे एक पैटर्न और एक ट्रेंड पता लग जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आंसर क्या होगा। वो एक इंस्टेंट बिल्ड हो जाता है अगर बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो मैं 28 के 28 कॉम्प्रिहेंशन करके आता था और मोस्टली आई गॉट इट राइट। तो उससे बहुत मेजर चंक कवर हो जाता था। जो रेस्ट जो बचता था वो रीजनिंग पार्ट, जो क्वेश्चंस करे जा सकते हैं उनको कर लेता था। और मैथ्स में क्लियर था कि ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि जेनजी की आजकल टर्मिनोलॉजी रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। तो जो रेड फ्लैग क्वेश्चन है उनको तो स्किप ही कर देना, उनमें अटेम्प्ट ही नहीं करना, उनको छोड़ना है, बिल्कुल देखना भी नहीं है। और जो ग्रीन फ्लैग क्वेश्चन है उनको करा जा सकता है। मनु, आपको किस टाइम पे ऐसा फील आया, आपके पास चैलेंजेस एक्स्ट्रा भी थे जी एज कम्पेयर टू दी अदर एस्पिरेंट्स, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में जो आपको लगा कि नहीं अब मैं कर लूँगा? मुझे जब इंटरव्यू कॉल मेरी आई थी तब मुझे लगा था कि अगर मेरी इंटरव्यू कॉल आई है तो इंटरव्यू वुड बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब मेरा कहीं ना कहीं क्लियर तो हो ही जाएगा। यस, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वही स्टेज होती है। Before Manu sir, I would ask you a question. Aunty, I would like to say one thing कि जैसे हम कहते हैं ना एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसी वजह से एक बंदा सीधा बैठ पाता है। आपका रोल सेम वैसा ही है। आपकी हिम्मत, आपकी बात सुन के, मतलब आई वाज स्टन्ड, मैं बस आप ही को सुन रहा था एकदम ध्यान से, जैसे जैसे मतलब आपने एक एक इंस्टेंस जो बताया, आपकी हिम्मत, आपका साहस, और जैसे तनु मैम ने कहा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब इतना ऑप्टिमिस्टिक होना नो मैटर जो भी चैलेंजेस हैं। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मींस नहीं हुआ, आपने कहा शायद यूपीएससी चाहता है, शायद भगवान चाहता है, नहीं तो भगवान ऊपर से आएगा एंड इट विल हेल्प यू आउट टू सेल थ्रू द एग्जाम। सो दिस इज समथिंग, ये बहुत बहुत पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा है कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बिकॉज इट्स अ जर्नी। अगर मेरा अगस्त में, मैंने सितंबर में मींस लिखा, मेरा रिजल्ट आया, अब मुझे दोबारा 8 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। सो 8 महीने में वो कंसिस्टेंसी बना के रखना, बिकॉज मोटिवेशन बहुत लोग हो जाते हैं, उनका ग्राफ ऊपर नीचे होता है, बट एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऐसा होता है कि चैलेंजेस कुछ भी आए, बट मैं रोज सुबह उठूंगा, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा या मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, अपना GS1 प्रीलिम्स मेंस सब करूंगा। उसी तरह आपने कहा कि नहीं, भगवान ऊपर से आएंगे और वो देखो रैंक जैसे मर्जी दिलाएंगे, बट दिलाएंगे। तो आपका जो ये एटीट्यूड है, आई गेस ये सिर्फ
पेरेंट्स के लिए नहीं, हम सबके लिए इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, राइट? कि नो मैटर वॉट एवर चैलेंजेस कम इन योर लाइफ, यू हैव टू कीप योर हेड अप, आपको अपना हमेशा सिर ऊपर रखना है और हमेशा आगे की तरफ चलते रहना है। और आप अपनी मेहनत करोगे सच्चे मन के साथ, तो आई एम श्योर आपकी जर्नी जरूर जो आप चाहते हो वो मिलेगा और उस टनल का एंड जरूर होगा। Yes. सो इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू यू आंटी। चलो लेट्स क्लैप फॉर हर। इसके लिए तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये मेडिटेशन कुछ दिनों का नहीं है, जैसे एग्ज़ाम कुछ दिनों का नहीं है। एग्ज़ाम बहुत बड़ी जर्नी है ये, 6 साल 7 साल कितने भी साल लग सकते हैं बच्चे के लिए। वैसे ही ये जो स्पिरिचुअल पावर है, मेडिटेशन है, ये कुछ समय की नहीं है, ये काफ़ी पहले से जब बच्चा पढ़ो संस्कार की बात है कि आप जैसे बाल बनाते हो कि बाहर वाला अच्छा अपन अच्छे लगे और अपन अच्छे से बाहर जाए, वैसे ही बच्चे को सुबह उठते ही 2 मिनट 5 मिनट, वैसे वो कुछ नहीं जानता हो, आप आंख बंद करके बैठो और ये बोलो कि आज मेरे को सारा दिन भर मेरे साथ में गॉड है और मेरा समय अच्छा निकले आज का। ऐसे डेली करते रहो, स्पिरिचुअलिटी अपने आप अंदर डेवलप होती है और इस तरह से गेन होते हुए आपको विश्वास होते हुए आपकी जर्नी सक्सेसफुल होती है, फ्रूटफुल रहती है। ये है इसके अंदर। तो मैं ये बोलूँगी स्पिरिचुअलिटी के लिए तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इससे माइंड कूल भी रहता है और आपको हिम्मत रहती है, कोई अपने साथ में है, कोई हो या नहीं हो, लेकिन गॉड पे जब विश्वास रखोगे तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिविटी रहेगी आपके। कोई नेगेटिविटी भर रहा है इधर उधर से, आप वॉश कर दोगे कि नहीं बेकार है सारी चीज़ें, क्योंकि आप सोसाइटी में रहोगे, एक डब्बे में बंद करके घर में तो नहीं रहोगे, तो आपको उनके साथ जीना भी है सोसाइटी के साथ में। तो जो भी है नेगेटिविटी हटाते जाओ, पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लेते जाओ और आगे आपको सक्सेस हो रहेगा। सोसाइटी में रहकर अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग, हाँ इतना है, क्योंकि आप ऐसे अवॉइड भी नहीं कर सकते कि उसने मेरे को आज ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे नहीं, ऐसा बोलते भी होंगे ना जो अच्छी चीज़ें वो गेन कर लो, जो है वॉश कर दो, हटा दो उसको माइंड से, तो ऐसी जर्नी अच्छी रहेगी आपको। और जो भी आपके स्ट्रगल्स आ रहे हैं उससे निकलते हुए जाओ तो आपको जीना भी आएगा। स्ट्रगल क्या चीज़ है, ऐश आराम पे तो सब जीते ही हैं, स्ट्रगल में जियोगे तो सक्सेस जल्दी होएगा आपको। ये मैं कहना चाहूँगी। First of all, Manu, your story Yes. is very inspiring. Thank you so much. Actually, I wanted to ask कि ये जो UPSC का preparation है, it's a long time, लंबा process है। तो आपकी mom तो super mother है, हमने देख लिया। But apart from her, who do you think was the support after her, like your friends or fellow aspirants at that time? देयर वॉज अ फ्रेंड whom I contacted जब भी कुछ एनजाइटी होती थी या फिर सेल्फ डाउट लगता था, तब मैंने उनको कॉन्टैक्ट करता था। तो एक पीयर ग्रुप, एक फॉल बैक मैकेनिज्म होना चाहिए आपके पास में कि मेंटल हेल्थ जब भी आपके अटैक्स हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी के साथ शेयर कर पाओ। स्पेशली जो चीज़ें पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे, वो आपके कोई ना कोई फ्रेंड रहना चाहिए। तो वो थे, साथ में मेरे मामा भी थे, वो मेरे को CSAT पढ़ाते भी थे, तो इन दोनों को मैं बोलूँगा कि वो थे फॉल बैक मैकेनिज्म्स। वेरी राइट। हेलो मनु, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा था तो वो फर्स्ट फीलिंग क्या थी आपके लिए, और आंटी आप भी मुझे बताइए। उस टाइम पे तो बस एक ही वर्ड था, रिलीफ, कि प्रीलिम्स दोबारा नहीं देना। शांति मिल गई। क्योंकि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मम्मी लेके आ रखी थी इतनी मोटी, तो दोबारा करनी पड़ती, तो वो नहीं करनी पड़ी। सबसे बड़ा तो था रिलीफ कि लिस्ट में नाम है पहले वो था, फिर रैंक देख के तो और था कि प्रीलिम्स ही नहीं देना पड़ेगा। और मेरा तो यही था कि 91 रैंक देख के कि जितने भी जने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी जुड़े हुए हैं सबको मैसेज दूँ, जो मन्नू का जो अचीवमेंट आया है वो मैं खुशी कैसे शेयर करूँ। तो तनु मैम का तो नंबर मेरे पास था नहीं अभी मिला है मुझे। तो ऐसे था हर कोने में जो भी ब्लेसिंग्स आई है, गाइडेंस आई है, नोट्स मिले हैं, मन्नू को कोई मोटिवेट कराए, मेरे को कराए, हम लोगों को स्टैंड करके चले हैं। तो मैं सबको मैसेज दूँ मन्नू के, शेयर करूँ इसको, न कि हम दोनों ही शेयर करते ही चले जाएँ। मैं पूरी पब्लिक जो भी मान लो हर तरह के सराउंडिंग्स में शेयर करना चाह रही थी। और मैं आज बैठी हूँ जो मन्नू की जो अचीवमेंट है और मन्नू की खुशी है वही शेयर करने के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पर बिल्कुल सबके बीच में, कि मेरी फैमिली हम दोनों की इतनी सीमित नहीं है। जो एक मेरी फैमिली जयपुर में है, इसकी फ्रेंड्स है मन्नू के, यहाँ तक सीमित नहीं है। मेरी फैमिली इतनी बड़ी है सब जगह से। बिल्कुल। Congratulations, Manu sir. थैंक यू so much। Congratulations, aunty, आपको भी, क्योंकि Thank you. you have been the वो support for him, so it is obviously as ma'am told, it is your victory as well. So sir, I just want to ask you, like आपकी मम्मी इतना support किए हैं, so she was the like
everything for you in this preparation, right? So how did you feel that there should be when somebody is trusting you, when somebody is giving all their efforts and all their energy to you for your success? So how did you felt that? Like, was it a pressure for you, or how did you manage that? Because somebody's trust, somebody's whole life, somebody's dream, it is upon you. So how did you manage that? I won't lie कि जब लास्ट टाइम मीन्स नहीं हुआ था मेरा, तब मुझे प्रेशर फील हुआ था कि किसी ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, इतना एफर्ट्स ला लिया और मैं शायद गिव बैक नहीं कर पाया उस पर्सन को. पर वो ये गिव बैक नहीं कर पाया, पर गिव अप भी नहीं किया साथ में. मतलब आई कंटिन्यूड. और तब सपोर्ट भी ये था कि कोई बात नहीं हुआ तो. मुझे प्रेशर खुद से सेल्फ इम्पोज था रादर देन फैमिली इम्पोज. किसी ने प्रेशराइज किया नहीं कि नंबर कमाए या फिर तेरी गलती थी या फिर तूने ढंग से पढ़ा नहीं. जो भी था वो खुद से ही इम्पोज था. और ये साइकिल ऐसी है कि इसमें टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा रिफ्लेक्ट ऑन करने का, क्योंकि तुरंत जब रिजल्ट आता है दोबारा प्रीलिम्स का टाइम स्टार्ट हो जाता है जनवरी से, तो दोबारा आपको साइकिल में आना पड़ता है. दुख मनाने का टाइम नहीं मिलता. बिल्कुल. Very congratulations. थैंक यू. So I would like to ask कि UPSC प्रिपरेशन में सबसे बेस्ट चीज़ आपने क्या सीखी पूरी प्रिपरेशन में, जब से आपने प्रिपरेशन करी है? सबसे बेस्ट चीज़ थी कि आसपास की करंट हैपनिंग्स को और इवेंट्स को एनालाइज करना. पहले न्यूज़पेपर में 2015 से पढ़ रहा हूँ, बहुत पहले से जब छोटा था, पर उतना इन डेप्थ जो यूपीएससी आपको अंडरस्टैंडिंग देता है, पर्सपेक्टिव देता है, वो चीज़ नॉर्मली कोई डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि ये चीज़ ही अलग है. सेकेंडली जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, क्योंकि दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल जर्नी. एक कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर स्ट्रेस रहता है ऑफ द सिलेबस, ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑफ द प्रोसेस, ऑफ एवरीथिंग, ऑफ द मार्क्स. तो उसको कैसे टैकल करना है, टू बेटर मैनेज टाइम, ये सब चीज़ें ये जर्नी सिखा देती है. ठीक है, तो मानो ये बताओ सबसे पहले कि मम्मी खाना बनाती हैं? जी. क्या पसंद है मम्मी के हाथ का? पनीर की सब्जी. अच्छा बताओ, मम्मी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें नहीं पसंद? ऐसा तो कुछ है नहीं सच. अच्छा, यहाँ नहीं बताओगे? घर भी जाना होता है मैम, मार पड़ती. ये भी बात सही है. अच्छा, मम्मी खाना कौन सा अच्छा नहीं बनाती है तो बताओ. ऐसे तारीफ ही करे जा रहे हैं. मम्मी भी एरोगेंट हो जाएंगी. कौन सा खाना अच्छा नहीं बनाती ना मम्मी? मतलब कुछ डिशेज होती है जंक फूड टाइप होता है, जैसे पाव भाजी टाइप, सो मम्मी को बनाने नहीं आती, मम्मी नहीं बनाती. इसलिए बताओ क्यों? क्योंकि सिंपल खाने की आदत पड़ गई दिल्ली में आके कि दाल रोटी खानी है और है ना हेल्थ वाइज भी सही रहना है. ये है मेन यूपीएससी में कि आप मेंस देने जा रहे हो, मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है बहुत. तो हम लोग दाल रोटी खा के ही रहते थे, तो मेरे को दाल रोटी अच्छी बनानी आती है. तो आप तो राजस्थानी हो, दाल बाटी भी बनाते होंगे? हाँ आती है ना, मेरे को आती है. हाँ आती है, काम सारा आता है पूरा. ये नहीं है कि मन्नू के साथ ही पूरी लगी रही हूँ, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी हम 9 जने हैं, एक साथ रहते हैं. मेरे मम्मी पापा हैं, सिस्टर है छोटी, और भैया है और भाभी है. आपके यहाँ सब डॉक्टर्स हैं? हाँ, तो हम लोग सारे मिलजुल के रहते हैं, यूनिटी है हम लोगों में, और मिलजुल के काम करते हैं. इस तरह से नहीं है कि मैं अकेले से में लगी हुई रहूँ, क्योंकि उनको भी संभालते हुए चलना है, सोसाइटी में भी संभालते हुए चलना है, सोशल रहना है. तो ऐसे है. स्कूल टाइम का जो जर्नी है, तो स्कूल में भी जाती हूँ मिलने के लिए, तो सब चीज़ें संभालते हुए रहना, क्योंकि फोकस एक ही चीज़ नहीं है, सब चारों तरफ से सराउंडिंग्स है. तो अभी आप कह रहे थे नेटफ्लिक्स सीरीज भी देखते हो, तो कोई देखी है पीछे? मैम देखी तो है, पर यूपीएससी जर्नी में थोड़ा मिस हो गई, तो मैंने उसकी लिस्ट बना रखी है. जो भी चीज़ें सीखने का मेरा टू डू लिस्ट टाइप बना रखी है, उससे मोटिवेशन रहता है कि जैसे अब मैं उसको रिविजिट करूँगा. अब जब टाइम मिलेगा तब आराम से सब देखोगे. पर कोई देखी थी जैसे पुरानी कोई देखी हो? मैम ऐसे तो ऐसा याद नहीं है, पर मतलब सच में बहुत टाइम हो गया. हाँ. बुक्स मैम पढ़ी है, बुक्स बहुत पढ़ी है. बुक्स पढ़ी है रिसेंट टाइम में? कौन सी पढ़ी है? मैम हैरी पॉटर की पूरी सीरीज वन ऑफ माय फेवरेट. फिर सेपियंस मैंने पढ़ी है. युवल नोह हरारी की जितनी भी बुक्स हैं, नेक्सस वेक्सस, अभी मैंने पढ़ी थी जस्ट इंटरव्यू के बाद में वो. अरे तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है बुक्स में. इंटरेस्टिंग. बुक्स तो बहुत अच्छी होती है. और ये बताओ, दिल्ली में जब रहने लगे तो क्या चीज़ पसंद नहीं आई दिल्ली की वैसे लोग बहुत बुराई करते हैं. पोल्यूशन मत बोलना. मैम आई फाउंड इट टू बी क्वाइट कंजेस्टेड कंपेयर टू राजस्थान. मतलब जयपुर में पॉपुलेशन 30 लाख अराउंड है, और दिल्ली में मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा, पर
मोर देन 2 करोड़ पॉपुलेशन है। हाँ तो मैंने पहली बार यहाँ पे देखा कि फ्लोर भी डिवीजन होते हैं, वरना राजस्थान में ऐसे नहीं होता। वहाँ पे पूरा आपका लैंड ही आपका होता है। क्या होता है? पूरा लैंड आपका होता है या तो, या फिर हाँ। आपका नहीं होता, पर ऐसे फ्लोर वाइज ओनरशिप मैंने यहाँ पे आके देखी। अच्छा हाँ अच्छा, राजस्थान में ऐसा कम होता है क्या? मतलब हाँ। फ्लोर वाइज नहीं? फ्लोर वाइज नहीं होता वहाँ पे, अपार्टमेंट्स रहते हैं, पर जो नॉर्मल घर है उसमें फ्लोर वाइज डिवीजन मैंने यहाँ पे आके देखा। हाँ, जैसे क्या कैसे कहते हैं ना उनको, फ्लोर्स ही बोलते हैं, बिल्डर फ्लोर। हाँ। और दिल्ली का क्या खाना पसंद आया? ज़्यादा तो एक्सप्लोर दिल्ली के किया लोग पसंद आए? लोग, हाँ, काफ़ी सपोर्टिव लोग मिले हैं। अभी बोलेगा बस दाल रोटी खिलाइए। नहीं तो बाहर कभी ऐसे जाते तो होंगे कभी, जैसे कुछ बाहर का खाने वाने? नहीं मैम, बहुत रेयरली। बहुत रेयर या? ओके। और आप बताओ सबसे ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना कि खुशी कब हुई? मतलब इंटरव्यू तो है ही ऑफ कोर्स, इसके पहले आपका ये सिलेक्शन भी है, लेकिन ऐसे जर्नी के अंदर जब कभी ऐसा लगा कि हाँ मतलब यू नो इट वाज गुड? हाँ, ये जब हुआ टेस्ट पेपर्स लेते थे हम लोग। हाँ। मैं बंडल का बंडल कारुल बाग से लेके जाती थी। हाँ। हम जब है ना बैठते थे तो फिक्स करके रखते थे, जैसे अपन को एग्जाम वहाँ देना है यहाँ पर अपन वैसे बैठना है। हाँ। अब तब हम लोग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते थे तो मन्नू के सारे करेक्ट होते हुए जाते थे। हाँ। तो इतनी खुशी होती थी, मैंने बोला मन्नू बस 4 ही गलत है तेरे इसके अंदर, और वो फिर टाइप करता था। हाँ। और पीडीएफ्स बना के और फिर उसको रिवाइज करता था लास्ट में एग्जाम्स के दिनों में। तो वहाँ खुशी होती थी मेरे को टेस्ट पेपर्स में जब नंबर्स देखती थी ना। अच्छा, मैं बोला नंबर आता था। बहुत मज़ा आता था। मैं बोला इतना अच्छा स्कोर आ रहा है तो वहाँ पर भी तू अच्छा कर पाएगा एग्जाम में भी। नहीं सच में मतलब इट इज़ वेरी कमेंडेबल। देखिए आपने बहुत सारी माओं के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे बच्चे के साथ कहीं पे छोटी सी परेशानी आ जाए, हेल्थ वाइज, सोसाइटी वाइज, इमोशंस वाइज या फैमिली वाइज, फैमिली में छोटी सी परेशानी हो जाती है और कई बार माएँ खुद हिम्मत हार जाती हैं, खुद थक जाती हैं, खुद रोने लग जाती हैं, खुद कहने लग जाती है भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया, अब हम क्या करें, है ना। उस समय पे बच्चा भी समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, है ना। आपने ये बताया कि इसके अलावा भी एक रास्ता है कि आप हिम्मत रख के अपने आप को भी स्टैंड करो, बच्चे को भी हिम्मत दे के आगे बढ़ाओ, है ना। दिस इज सच अ गुड थिंग। ऐसी बहुत सारी माएँ होंगी हमारे आसपास जो हमें देख भी रही होंगी, और बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कल को माएँ बनेंगी भी। बिल्कुल। बहुत सारे फादर्स भी हैं हमारे पास यहाँ पे जो कल को फादर्स बनेंगे। सो इट इज़ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल ऑफ अस कि जब भी हमारे पास कोई बच्चा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू सपोर्ट द चाइल्ड लाइक दिस, है ना, अनकंडीशनल सपोर्ट। यस मैम। नॉट जस्ट इमोशनली हाँ, बट प्रैक्टिकली एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के आंसर राइटिंग मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा अच्छे लिख लो। है ना, आपने इतनी जो मेहनत करी है वो बहुत मुश्किल होता है ना। बच्चे को तो पढ़ना है, ठीक है, मतलब बच्चे को तो अपने करियर के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन माँ बाप भी अगर साथ में उस जर्नी के रहते हैं ना, इट इज समथिंग सो ब्यूटीफुल। जैसे मुझे अपनी जर्नी का याद है कि मेरी मम्मी मुझे रात को कॉफ़ी बना के दे दिया करती थी जब मैं पढ़ती थी, या चाय बना के देती थी, या मेरे साथ नोट्स लेकर आती थी। तो या मेरा ब्रदर मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले जाता था, तो आज तक भी मैं उस सपोर्ट को चेरिश करती हूँ। मेरे इंटरव्यू के समय में मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बैठ के मेरे को प्रैक्टिस करवाई थी मेरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। सो मतलब ऑल ऑफ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है सब मुझे याद रहती है चीज़ें, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग जब क्लासरूम में एक बार मिले थे, जब हम वहाँ पे, जब आप इंटरव्यू के बाद वहाँ पे एक बार आए थे और आए थे, तो तब आपने बोला था कि कैसा होगा, तो मैंने इसकी जो इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस था, इतना अच्छा इंटरव्यू बहुत कम बच्चों ने दिया था, जिन्हें चीज़ें आती भी हों, रियली आती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा कई बार शो ऑफ करता है कि उसको दिखाता है कि मुझे आता है, लेकिन शायद उसे उतना डीपली आता नहीं होता। लेकिन मनु ने जो इंटरव्यू भी दिया था वो इतना अच्छा दिया था कि डीप नॉलेज के साथ, एंड इट वाज उसी वक्त से ऐसा लग रहा था कि ही विल गेट थ्रू, एंड यू नो एंड ही गॉट थ्रू, एंड वी आर सो हैप्पी फॉर हिम। थैंक यू मैम।
थैंक यू and I hope you will become a very good officer and you will all become a very good officer mother. थैंक यू मैम Thank you everyone.